नमस्कार साथियों, मैं हूं शरण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा, आज अपना टॉपिक है क्षेत्रमिति पार्ट 2। पिछली क्लास में अपन ने पार्ट 1 के बारे में चर्चा की, जिसमें अपने घन और घनाभ से संबंधित क्षेत्रफल के सूत्रों को अपन ने समझा। अब अपन घन और घनाभ के अगले टॉपिक को ले रहे हैं, जिसमें घन और घनाभ का विकिरण, घन का विकिरण, और दूसरा पढ़ेंगे अपन घनाभ का विकिरण। इन दो चीजों की अपन चर्चा कर रहे हैं इस क्लास में। देखिए, घन का विकिरण और घनाभ का विकिरण। घन और घनाभ के विकिरण से पहले पिछली क्लास में अपन ने समझा कि घन का संबंध किससे है, घनाभ का संबंध किससे है। तो वो चीज अपन ने पहले पढ़ी है। तो घन का संबंध होता है वर्ग से, क्योंकि घन बना होता है वो 6 फलकों से मिलकर बना है, और 6 फलक अर्थात प्रत्येक फलक है वो वर्ग के आकार का होता है। ठीक है। और घनाभ का विकिरण पढ़े, उससे पहले घनाभ का संबंध अपन देखें तो घनाभ का संबंध होता है आयत से, क्योंकि घनाभ का प्रत्येक फलक होता है वो आयत के आकार का होता है। बात आई समझ में? ठीक है। अब वर्ग और आयत, घन और घनाभ के विकिरण से पहले अपने वर्ग और आयत के विकिरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वर्ग का विकिरण क्या चीज होती है? मान लीजिए ये वर्ग है, जिसका नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है। वर्ग 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जिसमें चारों भुजाएं आपस में समान और प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग का विकिरण क्या चीज होती है? यदि शीर्ष ए को सी से मिला दिया जाए, शीर्ष ए को सी से मिला दिया जाए, मेरे कहने का मतलब ए का सम्मुख शीर्ष सी, ए को सी से मिलाया, अर्थात सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाला रेखाखंड वर्ग का विकिरण होगा। जैसे ए को सी से मिलाया तो यह विकिरण है। यदि बी को डी से मिला दो तो यह भी क्या है? विकिरण है। अर्थात इसमें ए सी विकिरण है। ए सी क्या है? विकिरण है। ठीक। अब अपने को समझना है घन का विकिरण। तो यह वर्ग का विकिरण घन के विकिरण में कहां काम कर रहा है। उससे पहले वर्ग का विकिरण कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझ लेते हैं। वर्ग का विकिरण भी अपने काम आएगा। जहां क्षेत्रमिति है तो क्षेत्रमिति में वर्ग से संबंधित भी प्रश्न बन सकते हैं। तो अपने इसको समझाएं तो कैसे समझे? देखिए, वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं होती है समान। मान लीजिए ए बी को मैं ए मान लूं तो बी सी को बी भी हो जाएगी ए, और सी डी भी हो जाएगी ए, और ए डी भी है ए। अब मुझे विकिरण की लंबाई याद करनी है, जो विकिरण है ए सी। किसकी लंबाई याद करनी है? विकिरण ए सी की लंबाई याद कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि वर्ग के अंदर विकिरण दोनों बराबर ही होंगे, बी डी और ए सी दोनों बराबर है। मुझे ए सी की लंबाई याद करनी है। तो उससे पहले अपन देखेंगे ए बी और सी ये एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में छोटी क्लासों में अपन ने पढ़ा कि बोधायन प्रमेय काम करता है, जो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं अपन। उसमें क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यह होता है बोधायन प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आई बात दिमाग में कि भाई कर्ण क्या है, आधार क्या है और लंब क्या है। समकोण त्रिभुज एबीसी की बात कर रहा हूं। त्रिभुज जिस भुजा पर खड़ा है, अर्थात भुजा ए बी पर खड़ा है, यह भुजा आधार भुजा होगी। ठीक। और इस आधार के साथ में जो 90 डिग्री का कोण बना रही, अर्थात लंब भुजा है उसकी, वो हो जाएगी लंब। ठीक है। आधार और जो समकोण बनाने वाली एक दूसरी भुजा पे लंब है। ठीक। 90 डिग्री कोण बना रही वो है लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा समकोण की सम्मुख भुजा होती है, वो होती है कर्ण। ये त्रिभुज एबीसी में कर्ण है, और इस एबीसीडी वर्ग में वो क्या है? विकिरण है। ठीक है ना। जब कर्ण ज्ञात हो जाएगा तो ये एबीसीडी का विकिरण हो जाएगा। ठीक है। तो कर्ण क्या है भाई? ए सी कर्ण है। तो ये ए सी का स्क्वायर, यहां कर्ण की जगह मैं भुजा का नाम लिख रहा हूं ए सी स्क्वायर। आधार है भुजा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, प्लस लंब है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। बात आई यहां तक समझ में? ठीक है। अब ए सी का लंबाई याद करनी अपने को। ए बी और बी सी अपन ने मान के रखी है। ए बी की लंबाई क्या मान ली? ए मान लिया। बी सी की लंबाई भी तो क्या है? ए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। जब ये ए है तो ये भी ए है, और ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ठीक है ना। तो ए बी की लंबाई है अपने पास में
ये ए सी स्क्वायर बराबर ए बी को मैंने मान लिया ए प्लस बी सी भी तो क्या है ए, तो ए बी का स्क्वायर था तो ए का स्क्वायर हो गया, बी सी का मान ए है तो बी सी स्क्वायर से ए स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया भाई, ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया 2a स्क्वायर, ए सी और ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़ करके हो गए 2a स्क्वायर। अब अपने को मान ए सी का ज्ञात करना है, भुजककर्ण है वो ए सी है तो ये स्क्वायर हटाना है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पक्ष का रूट हो जाएगा, ठीक, अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब देखिए रूट भी है और वर्ग भी है, तो रूट और वर्ग को आगे सरल करें तो ये रूट है वो हट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर वाली संख्या यदि पूर्ण वर्ग है तो उसका वर्गमूल अपन ज्ञात कर सकते हैं। दो तो पूर्ण वर्ग नहीं है, दो तो पूर्ण वर्ग नहीं है, पर ए पूर्ण वर्ग है, क्योंकि ए का स्क्वायर है, ए पूर्ण वर्ग हो गया, तो ए का वर्गमूल क्या हो गया भाई, सॉरी ए स्क्वायर का वर्गमूल हो गया ए, और दो है जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके ऊपर रूट रह जाएगा, अर्थात ए सी की लंबाई क्या आ गई, ए रूट 2। ए सी क्या है, ये विकिरण है, अर्थात मैं ये कह दूं कि वर्ग का विकिरण बराबर ए रूट 2। अब बात यहां आई कि ए क्या है, यहां तो मैंने भुजा ए मान ली तो हर जगह तो ए होगी नहीं, कोई भुजा का मान दे रखा हो सकता है, तो ये ए है वो भुजा है, ए क्या है, भुजा है, तो वर्ग का विकिरण हो जाएगा ए रूट 2, या फिर शब्दों में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भुजा रूट 2, क्या हो जाएगा, भुजा रूट 2, किसका सूत्र, वर्ग का विकिरण, ठीक है। अब वर्ग का विकिरण क्यों समझा, अपने को तो घन समझना था, तो यहां वर्ग का विकिरण इसलिए समझा क्योंकि घन का संबंध होता है वो वर्ग से होता है, वर्गों से मिल करके घन बना है। जब वर्ग का विकिरण अपने को ज्ञात करने का तरीका पता होगा तो घन का विकिरण अपन आराम से ज्ञात कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब वर्ग का विकिरण घन के विकिरण से कहां संबंधित है, मैंने आपको बताया कि भी घन के अंदर 3 भुजाएं होती है, घन के अंदर 3 भुजाएं, घन लंबाई, घन की चौड़ाई और घन की ऊंचाई, क्योंकि वो ठोस त्रिविमीय आकृति, घन है, घनाभ है, ये त्रिविमीय आकृति है, अर्थात उसमें 3 भुजाएं होती है। तो घन के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है, लंबाई भी उतनी होती है जितनी चौड़ाई है और जितनी ऊंचाई है, तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। यहां अपने पास में भुजा के अंदर रूट में कितने आए, 2, क्योंकि यहां भुजाएं कितनी, 2, एक तो इसकी लंबाई होती है, एक इसकी चौड़ाई होती है, होती तो चारों बराबर है, पर एक तो ये वर्ग लंबा कितना है और वर्ग चौड़ा कितना है, चारों भुजाएं बराबर है, तो रूट में कितना आ गया, 2 आ गया, गुणा किससे हो गया, भुजा से, ठीक है। यहां अपने पास में घन में भुजा होगी 3, घन में भुजा क्या होगी 3, तो घन के विकिरण का सूत्र क्या बन जाएगा, घन का विकिरण, अब वहां रूट 2 आया है तो यहां रूट 3 हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है, भुजा रूट 3, समझ रहे हो मेरी बात को, भुजा रूट 3 हो जाएगा। यह रूट 3 क्यों हुआ, क्योंकि यह एक त्रिविमीय आकृति है जिसके अंदर तो 3 हो जाएगा, यहां 2 ही भुजाएं होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, तो रूट 2 गुणा भुजा हो गया, और यहां त्रिविमीय लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 भुजा होती है तो रूट 3 हो गया, तो ये भुजा रूट 3। जब ये याद है, क्योंकि वर्ग के अंदर रूट 2 गुणा भुजा होता है, तो यहां 3 हो जाएगा, क्योंकि यह घन में 3 भुजाएं होती है इसलिए 3 भुजाएं होगी। अब समझे अपन घनाभ का विकिरण, तो घनाभ का विकिरण समझने से पहले अपने को क्या समझना पड़ेगा, आयत का विकिरण, क्योंकि आयत है वो घनाभ से संबंधित है, घनाभ बना किससे है, आयतों से। अब आयत का अपने को विकिरण समझना है। आयत क्या चीज होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, या फिर मैं कह दूं सम्मुख भुजाएं बराबर और समानांतर भी होती है। कोण ए समकोण है, ठीक है ना, कोण बी भी समकोण होगा, सी भी समकोण और कोण डी भी समकोण। इसमें भुजा ए बी और ये सी डी दोनों बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। इधर भुजा बी सी और ए डी, ये भुजा दोनों आपस में बराबर और समानांतर होगी, ठीक। अब इसका विकिरण ज्ञात करना है, तो विकिरण क्या होता है, शीर्ष ए को सी से मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगी, विकिरण। ए के सम्मुख शीर्ष सी, शीर्ष को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड विकिरण कहलाएगा, यह है इसका विकिरण, ठीक है भाई। चलिए, अब ये विकिरण हो गया। अब यहां भी वो विकिरण तो सेम चीज है, यहां भी ए बी और सी त्रिभुज को देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां बोधायन पर में ये का ये यहां काम कर रहा है, ठीक है ना भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बोधायन पर में समकोण त्रिभुज में लागू होता, तो यहां भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज में बोधायन पर में लागू हो जाएगा, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
कर्ण कौन सी भुजा है? AC है, तो ये AC का स्क्वायर बराबर आधार कौन सी भुजा है? AB। ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस लंब कौन सी भुजा है? BC, तो ये BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां क्या होता है कि भी AB और BC ये दोनों अलग अलग होती है, क्योंकि AB किसके बराबर? CD के बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ना कि ये वाले बराबर। ठीक है ना, यदि इसको मैं A मान लूं तो इसको मैं क्या मानूंगा? B माना जाएगा। ठीक है, ये भुजा यदि A है तो ये B होगी। ठीक, या फिर मैं इसको लंबाई मान लूं तो इसको क्या माना पड़ेगा? चौड़ाई माना जाएगा। इसको मैं L मान लेता हूं। ठीक है, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो यहां मैं लिखूं मान, तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर लंबाई की जगह L, L का स्क्वायर प्लस चौड़ाई की जगह B, B का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब मान इस AC का ज्ञात करना है, अपने को विकिरण का मान ज्ञात करना, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे। जब स्क्वायर हटाते तो वहां क्या हुआ था? AC बराबर क्या आ जाएगा? सामने वाले पक्ष का रूट हो जाएगा। तो L का स्क्वायर अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस B मतलब चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट। AC बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहां देखिए, वहां रूट के अंदर 2 आया था, वहां 2 भुजा होती है, यहां भी लंबाई और चौड़ाई 2 भुजा होती है। आयत में, आयत 2D है, ठीक है ना, तो यहां लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का रूट हो गया। अब अपने को इससे घनाभ का विकिरण समझना कैसे करेंगे, देखिए। अब यदि ये चीज समझ में आ गई तो घनाभ का विकिरण भी समझ में आ जाएगा। घनाभ का विकिरण, चलिए, घनाभ में 3 भुजाएं होती है, त्रिविमीय आकृति। घनाभ में एक लंबा भी होता है घनाभ की चौड़ाई भी होती है और घनाभ की ऊंचाई भी होती है। यहां तो लंबाई और चौड़ाई 2 ही है आयत में, तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब घनाभ में 3 भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो बस दिक्कत कहां है? अपने को सूत्र मिल गया, ये रूट तो जैसा है वहां रहेगा, तो लंबाई का भी स्क्वायर होगा प्लस चौड़ाई का भी स्क्वायर होगा और ऊंचाई का भी स्क्वायर होगा। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? यहां तो 2 भुजा थी, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई 2 ही होती है। यहां 3 क्यों होगी? क्योंकि घनाभ त्रिविमीय आकृति, उसमें 3 भुजाएं होती है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब यदि आपके दिमाग में आ जाए कि प्रश्न कैसे बनेंगे इसमें, कि घन और घनाभ के विकिरण से संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, सूत्र तो समझ में आ गए, मान लीजिए। ठीक है भाई, सूत्र ये हो गया, घन का विकिरण भुजा √3 और घनाभ का विकिरण हो गया लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का रूट। ठीक है, सूत्र समझ में आ गए। तो अब अपन प्रश्न लेके चलते हैं कि भाई कैसे प्रश्न आते हैं इसमें। अब आगे एक प्रश्न ले रहा हूं आपके लिए। मान लीजिए एक आपको घन दे दिया जाए, घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर भुजा का घन। ठीक, अब इसमें आपसे सीधा पूछा जा सकता है इसकी विकिरण की लंबाई क्या होगी। क्या पूछ लिया जाए? विकिरण। तो सूत्र अपने को याद है क्या? घन है, घन में 3 भुजाएं, तीनों बराबर होती है, तो भुजा गुणा √3 होता है। ठीक है, तो ये भुजा गुणा √3, ये तो होता है सूत्र। भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 और √3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बस घनाभ में पूछ लिया जाए, मान लीजिए घनाभ की लंबाई आपको दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ाई दे दिया जाए 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी जाए आपको 3 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई एक घनाभ है, इसके विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है ना, तो सूत्र होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दीजिए लंबाई कितनी है भाई? 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितनी है? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रही है आपको? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 का वर्ग करना है, 5 को 5 से गुणा करना है। 5 × 5 कितने हो गए भाई? 25 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9। एक अच्छे कंप्यूटर को आपको कम से कम 25 तक वर्ग याद होने चाहिए, 25 तक संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए 25 16 प्लस 9 कितने हो गए भाई? 25 16 और 9 25, 25 और 25 50।
क्या मान आ गया? घनाभ का विकिरण यदि घनाभ की भुजा 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दी हुई है तो लंबाई आ जाएगी विकिरण की है वो √50 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? √50 सेंटीमीटर। अब इसको और थोड़ा सा आगे सरल किया जा हो सकता है ऑप्शन में ये मिल जाए, यदि नहीं मिलता है तो इसको थोड़ा सा आगे और सरल किया जा सकता है। वो कैसे? देखिए, यदि √50 को मैं ऐसे लिख दूं 25 × 2, 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी। 50 का मतलब क्या हुआ? 25 × 2 करूं तो भी तो 50 है। अब 25 पूर्ण वर्ग संख्या हो गई तो इसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल निकाल सकते हैं तो रूट हट जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो गया? 5, और रूट के अंदर कौन बच जाएगा? 2, तो ये 5√2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ये है आपका आंसर। ऑप्शन में 99% आपको ये मिलेगा 5√2 सेंटीमीटर। तो ये घनाभ का विकिरण ज्ञात करने का सीधा सामान्य प्रश्न पूछा तो ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है। अब इससे यदि थोड़ा सा एडवांस प्रश्न बनाने की कोशिश करें तो वो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई विशेष ठोस के बारे में बात कर ली जाएगी। जैसे प्रश्न बनाओ, आपको ये दे दिया कि आप एक कमरा है जिसकी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। क्या कह दिया? लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। अब उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई का पाइप रखा जा सकता है? क्या पूछा? अधिकतम कितनी लंबाई का पाइप रखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा कमरा 5 मीटर लंबा है तो 5 मीटर अधिकतम पाइप रखा जा सकता है, और वहां 100% ऑप्शन में 5 होंगे। ठीक है, पर वहां आपको दिमाग में लगाना है कि भाई इस प्रश्न को पूछने का उसका तरीका यह है कि उसको विकिरण को दिमाग में लाया कि विकिरण को फोकस रख के उसने प्रश्न पूछा है। विकिरण के बारे में अभ्यर्थी को जानकारी है या नहीं है, वो चीज वहां से वो प्रश्न उठा रहा है। तो अपने को क्या करना है कि देखिए, विकिरण क्या चीज होती है? पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की कि आप जिस रूम में बैठे हो उस पर थोड़ा गौर करें कि इसी रूम का एक ऊपरी कॉर्नर ले लीजिए कोई, और उस ऊपरी कॉर्नर के जस्ट सामने वाला और नीचे का कॉर्नर लेना है। यहां अपन ने ठीक है समझा था कि भाई ये आपका आयत है, तो आयत में सम्मुख शीर्ष में विकिरण होता है। ठीक है ना? तो वहां भी तो क्या है, ऊपर वाला शीर्ष को सामने वाले नीचे वाले शीर्ष से आपस में मिलाओगे, वहां अपन ठीक है काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, तो वो क्या उसका विकिरण है। ठीक है ना? तो वहां अधिकतम लंबाई का पाइप आपसे पूछा जा रहा है, तो अधिकतम लंबाई का पाइप अपन ऐसे डाल सकते हैं। तो वहां आपको क्या ज्ञात करना है? विकिरण ज्ञात करना होता है। घनाभ का विकिरण ज्ञात करना है तो ये इस प्रकार घनाभ का विकिरण ज्ञात कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न का तरीका अलग मैंने आपको बताया कि भाई अधिकतम कितने लंबाई का पाइप रखा जा सकता है, तो इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तो थे घन और घनाभ के विकिरण से संबंधित प्रश्न। ठीक है, आगे चलें अपन। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि कमरे की चारों दीवारों से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो वो कैसे प्रश्न चारों दीवारों से संबंधित, एक प्रश्न अपन ले लेते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आपको कहा जाएगा कि एक कमरा है जो इसमें दे दिया जाए एक 20 फीट लंबा, 15 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा कोई कमरा है जिसमें पेंट करवाना है। क्या करवाना है? पेंट करवाने का वह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर सामान्य से प्रश्न पूछ ले आपसे कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। कमरे की लंबाई क्या दे दी? कमरे की लंबाई बराबर दे दी, मान लीजिए 20 मीटर ले लेता हूं। ठीक है ना, इकाई कुछ भी ले जा सकती है आपसे। चौड़ाई आपसे दे दी जाए 15 मीटर और ऊंचाई आपको दे दी जाए 10 मीटर। ठीक, इकाई सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, फीट में हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको आंसर देते वक्त ध्यान रखना है कि भी कौन सी इकाई काम आई है। चलिए, अब इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आपसे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया। चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा। ठीक, फिर भी यहां बता देता हूं कि सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई, सॉरी 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां मान रखें अपन 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी? 10, कोष्टक लंबाई कितनी है भाई? 20, प्लस चौड़ाई कितनी है? 15। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? होनी नहीं चाहिए। चलिए आगे अपन हल करें इसको। तो 2 × 10 कितने हो गए? 20, कोष्टक 20 प्लस
15, कितने हो जाएंगे 35। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक से बाहर वाली संख्या और कोष्टक के अंदर वाली संख्या दोनों के बीच में यदि कोई चिन्ह नहीं है तो वहां चिन्ह हमेशा गुणों का काम करता है। तो ये हो जाएगा 20 × 35। कोष्टक हट गया, बीच में चिन्ह किसका आ गया, गुणों का। यदि यहां प्लस या माइनस का कोई चिन्ह होता तो गुणा का चिन्ह नहीं आता, ठीक है। यहां कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब चिन्ह किसका है, गुणों का। अब 35 का 20 से गुणा करें तो ये हो जाएंगे 700। कितने हो गए 700। अब यहां आपको ध्यान देना है कि 700 क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग फीट। तो आपको इकाई ये लेनी है, बुझाएं किसमें, मीटर में। तो यहां भी होगा मीटर, ठीक। अब ज्ञात क्या किया आपने, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की इकाई हमेशा क्या होती है भाई, वर्ग इकाई। तो ये आंसर बन जाएगा 700 वर्ग मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि आपसे पूछा जाए तो सूत्र बनेगा 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा इस प्रकार। यदि इसको हल करें तो अपना आंसर मिल गया 700 मीटर। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा एडवांस बनाया जा सकता है आपके लिए, और वो क्या और किस प्रकार देखें। कई बार क्या किया जाता है, एग्जामिनर आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछ लेते हैं कि कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाने का व्यय। पेंट करवाने का मतलब यह हुआ अभ्यर्थियों कि उस कमरे के अंदर कलर करवाना है, और कलर करवाने का आपसे व्यय पूछा जा सकता है कि भी उसका व्यय क्या होगा। समझ गए बात को, कि कमरे के अंदर आंतरिक भाग में पेंट करवाना है। तो अब आप सोचिए कि कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाना, तो कौन कौन से भाग पे पेंट होता है, कलर होता है। तो कलर कहां करते हैं अपन, कमरे की चारों दीवारों पे कलर करते हैं एक तो, और एक कलर करते हैं छत पे। ये पिछली क्लास में अपन ने समझा था, फिर से बता देता हूं कि कमरे में जब भी पेंट करवाने की बात आ जाती है तो अपने को 5 फलक काम में लेते हैं। कमरे का आकार आपको ऑलरेडी उसमें दिया हुआ होगा, प्रश्न में भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दी जाएगी, जिससे अपन पहचान कर लेंगे कि कमरा घन के आकार का या घनाभ के आकार का है, ठीक है। पेंट करवाने की बात गए तो 5 फलक काम में लेने, कौन कौन से। एक तो कलर होता है चारों दीवारों पे, और एक होता है छत पे। आंगन में कभी कलर नहीं होता है, ठीक। तो 5 फलकों को काम में लेकर के अपन पेंट करवाने का। तो प्रश्न कैसा बनेगा और क्या बनेगा, देखिए। मान लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको यह दे दी जाए कि कमरा 5 मीटर लंबा है। कमरे की लंबाई कितनी दे दी, 5 मीटर लंबा है, और 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, ये दे दिया आपको कमरा, ठीक है। और कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाना है। क्या प्रश्न पूछ लिया, कमरे के आंतरिक भाग में पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना है, और व्यय ज्ञात करने के साथ में पेंट की आपको दर दे दी जाए कि पेंट करने की दर है वो 7.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, ठीक भाई। 1 वर्ग मीटर का कितना, 7.5 रुपए लगेंगे, और ये है कमरा आपका लंबा, चौड़ा और ऊंचा। इसमें अब आपको पेंट करवाना है, इसका कुल कितना व्यय होगा वो आपको ज्ञात करके बताना है। तो कमरे का पेंट करवाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कितने भाग में भाई, एक तो चारों दीवारों पे और एक होगा छत पे। तो चारों दीवारों पे चारों दीवारों पे पेंट होगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का एरिया प्लस, और इसमें क्या जोड़ना है, छत, ठीक। ये चीज 5 होगी, चारों दीवारें होगी, 4 फलक तो ये हो गया, और छत वाला 5वां फलक ये हो गया। चारों दीवारों के लिए सूत्र क्या रहता है, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। हाँ वेरी गुड, ठीक, प्लस। अब छत का आकार क्या होगा भाई, देखिए छत में कौन कौन सी भुजाएं काम कर रही है। आप जिस रूम में बैठे हो उस पर देख करके थोड़ा गौर करिए, छत में कौन सी भुजाएं काम कर रही है। एक तो कमरे की लंबाई और एक कमरे की चौड़ाई वहां काम कर रही है, ठीक है। तो सूत्र बन जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। कोई दिक्कत नहीं, यहां मान रख दूं मैं 2 गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है भाई, 3 कोष्टक, लंबाई प्लस चौड़ाई 5 प्लस 4 प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई 5 इंटू 4। समझ गए बात को, मैंने बस जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान था वो सूत्र में पुटअप कर दिया, ये मान यहां रख दिए बस भाई। ऊंचाई 3 थी, 3, लंबाई 5, चौड़ाई 4, जो चिन्ह थे वो मैंने काम में ले लिए। अब इसको हल कर रहे हैं अपन, 2 इंटू 3 कर दिए, कितने हो गए 6। कोष्टक से बाहर और अंदर वाली संख्या कोई चिन्ह नहीं तो गुणों का, 5 प्लस 4 9 प्लस 5 इंटू 4 20। कोई दिक्कत नहीं, 9 इंटू 6 कितने हो गए भाई 54 इंटू प्लस 20। चिन्ह का ध्यान रखना, चेंज ना हो जाए कहीं। 54 प्लस 20 बराबर कितना आ गया 74 वर्ग मीटर। ये तो आ गया क्षेत्रफल जिस पे पेंट करना है, कलर करने वाला भाग जिसका
कितना क्षेत्रफल आ गया? 74 वर्ग मीटर। भुजाएं मीटर में है तो इकाई भी मीटर, और वर्ग मीटर इकाई क्यों आई है? क्योंकि अपन ने क्या किया अभी तक? क्षेत्रफल ज्ञात किया है कि 74 वर्ग मीटर में कलर करना है। अब आपको 1 वर्ग मीटर की दर दे रखी है, 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए लगेंगे? 7.5, और कितनी है? 74 वर्ग मीटर है, तो वह क्या हो जाएगा? वह ज्ञात करते हैं। देखिए वह ज्ञात करना है, वो सूत्र बनेगा क्षेत्रफल इंटू दर। ए आर का मतलब एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इंटू दर। क्षेत्रफल कितना? 74, क्षेत्रफल हो गया 74, 74 इंटू दर आपकी क्या है? 7.5। कोई दिक्कत यहां तक? अब 74 इंटू 7.5 गुणा करना है, तो ये 74 इंटू 7.5 गुणा कर रहे, देखिए 5 चौक 20, 2 बचे शेष, ध्यान रखना, ठीक। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, कितने हो जाएंगे? 35 और 28, ये हो गए 63, 63 और 2 शेष वाले 65, शेष बच गया 6, 7 7 49, 49 और 6 55, ठीक है। अब एक अंक को छोड़ करके पॉइंट है तो यहां लगा दीजिए पॉइंट। गुणनफल आ गया 555, 555। ये दर किस में है? रुपए में, ठीक है ना। तो 555 रुपए, ये हो जाएगा आपका आंसर। अर्थात कमरे की चारों दीवारों पे पेंट करवाने का व्यय कितना आ गया अपना? 555 रुपए, जिसमें कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे की जानकारी अपन कल क्लास होगी, अगली क्लास में अपन घन घनाभ के आयतन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में क्षेत्रफल से संबंधित और विकिरण से संबंधित और कमरे की 4 दीवार से संबंधित प्रश्न दे, उसके बारे में चर्चा की, ठीक है। आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।